मौसम जी। और आज हम देखते हैं कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स किन रूल्स प्रिंसिपल या बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस कर रही है, जिसकी बेस पे हम किसी भी प्रोजेक्ट को वैल्यूएट करते हैं, उसे कॉस्ट और बेनिफिट्स की एनालिसिस के ऊपर है। और बेसिक टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर, वो हम देखेंगे, सीखेंगे। और उसके बाद हम जो है ना इसकी टेक्निक्स और मेथड वगैरह की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल रैशनिंग क्या होता है। कैपिटल रैशनिंग होता है, एक इकोनॉमिस्ट था लिनियर रोबन, उसने कंसेप्ट दिया था कि ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कि एक इंसान की जो ह्यूमन नीड्स और वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, उनकी कोई लिमिट नहीं है, जबकि जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है। अब एक इंसान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए वो अपने ज़रूरियात और नीड्स को ना फुलफिल करने ट्राई करता है। यही सिनेरियो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाएं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसी नहीं है कि जहाँ पे उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों, वो जिस प्रोजेक्ट में मर्जी चाहे इन्वेस्टमेंट कर ले, जिससे चाहे वो उसे छोड़ दे। या अगर हम इस कंसेप्ट में माइंड में रखें तो कैपिटल रैशनिंग क्या होता है। कैपिटल रैशनिंग में ये होता है कि जब भी कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन में हो कि वो कोई एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के में से ड्यू टू लिमिटेड फंड, उसके पास फंड्स या रिसोर्सेज लिमिटेड हो, उसके या जो उसका फंक्शन है प्रोजेक्ट का वो सिमिलर हो, तो उस कंडीशन के अंदर वो कैपिटल रैशनिंग कहलाती है कि बाकी सारे प्रोजेक्ट को एलिमिनेट कर दे, कोई एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर ले ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। तो कैपिटल रैशनिंग जब हम इसके एग्जांपल देखें, डेफिनेशन देखें, when firm in that position to select one of project because of limited resources, similar function, cash flow relevant to one another, that condition is term is known as capital rationing। कि देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी कंपनी इस पोजीशन में हो कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से और सिमिलर फंक्शन के एक प्रोजेक्ट, दो डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, उनका सिमिलर प्रोजेक्ट फंक्शन है कि एक प्रोजेक्ट में भी सीमेंट प्रोड्यूस करना है, दूसरा प्रोजेक्ट में भी सीमेंट प्रोड्यूस करना है। तो अब दोनों और उनकी कॉस्ट और बेनिफिट दोनों सेम है। अब उसे लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसे एक छोड़ना पड़ेगा, दूसरा जो है ना वो करना पड़ेगा। कोई या पहला छोड़ दे या दूसरा छोड़ दे, एक छोड़ के दूसरे को और करना प्रेफरेंस करनी पड़ेगी। जब उनके कैश फ्लो डिफरेंट है, उसमें भी 10 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसमें भी 10 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारे पास है टोटल 12 लाख, तो 10 लाख एक प्रोजेक्ट में हम वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, 2 जो लाख होगा उससे हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो हम कर सकते हैं ताकि हम प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पे कर सकें उससे। तो ये कहलाएगा कैपिटल रैशनिंग। अगर अनलिमिटेड फंड्स की बात करें कि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि कोई एक दुनिया के अंदर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिसे कभी कोई मुश्किलात का सामना नहीं हुआ, तो उस रियल वर्ल्ड के अंदर तो उसमें देखेंगे कि वो जब भी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जितने भी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट उसके सामने होते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या शॉर्ट टर्म हो, तो वो उन सब प्रोजेक्ट को जो है सिलेक्ट कर लेती है। तो वो अनलिमिटेड फंड्स लिमिटेड फंड्स नहीं, अनलिमिटेड फंड्स है तो जितना मर्जी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन देखें, when firm in that position to select all the independent projects due to unlimited funds is called unlimited funds। कि जब भी कोई कंपनी इस पोजीशन में हो कि उसके पास बेपनाह पैसा हो, बेपनाह रिसोर्सेज हो, तो वो तमाम जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैं वो सिलेक्ट कर ले, तो अनलिमिटेड फंड्स कंडीशन कहलाती है या सिचुएशन रहता है। अब देखते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या होते हैं जो ये एक ही कंपनी सिलेक्ट कर ले। तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वो होते हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर ले कंपनी, तो उस प्रोजेक्ट की सिलेक्शन की वजह से दूसरा प्रोजेक्ट की जो फर्दर कंसिडरेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए वो एलिमिनेट नहीं होती। ये एक प्रोजेक्ट हम इन्वेस्टमेंट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट पे हमें चाहिए 5 लाख इन्वेस्टमेंट, दूसरे प्रोजेक्ट पे चाहिए 6 लाख इन्वेस्टमेंट, हमारे पास टोटल 20 लाख इन्वेस्टमेंट है। तो अब उसमें हम और दोनों के एक ने प्रोड्यूस करने हैं, सीमेंट प्रोड्यूस करना है, दूसरी शुगर प्रोड्यूस करनी है, दूसरे प्लांट ने, दूसरे प्रोजेक्ट ने। तो अब दोनों के कैश फ्लो भी इररिलेवेंट है, उसके अलावा उनका फंक्शन भी डिफरेंट है। अब दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। अब एक प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे तो दूसरे का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अगर दोनों सिमिलर नेचर के होते हैं, लेकिन दोनों सीमेंट प्रोडक्शन के प्लांट होते हैं, तो उनमें से हमें एक स्किप करना पड़ता है और दूसरा हमें वो
एक्सेप्ट करना पड़ता। तो ये अगर हम डेफिनेशन देखें, व्हेन फर्म सेलेक्ट ऑल द प्रोजेक्ट्स हुज कैश फ्लो आर अनरिलेटेड टू वन एंड अदर, कि एक प्रोजेक्ट का दूसरा प्रोजेक्ट के साथ कोई लिंक ना हो कैश फ्लो के लिहाज से, इंडिपेंडेंट टू वन एंड अदर, अनलिमिटेड फंड्स या तो फंड्स अनलिमिटेड हो, डिफरेंट फंक्शंस हो, और दोनों के अंदर एक सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी शुगर प्रोड्यूस कर रही है। द सिलेक्शन ऑफ वन प्रोजेक्ट, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो हमने सिलेक्ट किया वो दूसरा प्रोजेक्ट को एलिमिनेट ना करे फर्दर कंसिडरेशन से, तो वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कहलाते हैं। इस तरह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वो होते हैं कि जब एक डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, दो प्रोजेक्ट हैं, सिमिलर नेचर के हैं, या हमारे पास फंड्स जो है ना वो लिमिटेड हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें एक प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ता है। जो बेस्ट वन होता है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो सेकंड बेस्ट वन होता है उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसमें हम डेफिनेशन देखें तो सिलेक्टिंग ऑफ वन प्रोजेक्ट फ्रॉम टू और मोर ड्यू टू सिमिलर फंक्शन या रेलेवेंट कैश फ्लो, तो वो कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट करता है। जब दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट में से हमें कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना हो ड्यू टू सिमिलरिटी फंक्शन, उनका सिमिलर फंक्शन हो या से रिलेटेड कैश फ्लो वो सिमिलर हो, तो वो कहलाता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर हम एक प्रोजेक्ट ए हम सेलेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट बी जो है ना वो लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फंड्स लिमिटेड है या उनका फंक्शन सिमिलर है, जो हमारा मतलब है वो प्रोजेक्शन वो पूरा हो गया, और दूसरे प्रोजेक्ट हमें वो रिमूव करना पड़ेगा अपनी कंसिडरेशन से। अगर हम देखें नेक्स्ट जो है ना कंसेप्ट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट क्या होता है कि हम जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनको हम एवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर, कि हमें इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा, कितना मुनाफा होगा, और इसके ऊपर कॉस्ट हमें कितनी बेयर करनी पड़ेगी, तो वो हम उस बेस के ऊपर हम प्रोजेक्ट को वो करते हैं। तो जो अगर कंपनी का क्राइटेरिया होता है कि मुझे अगर सालाना 10 लाख मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अगर मैं 15 लाख या 20 लाख इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया कंपनी का एक्सेप्ट कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है वो कहती है कि मुझे कम से कम 10% इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर वो 10% किसी प्रोजेक्ट में रिटर्न मिल रहा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। इस तरह जो है ना रैंकिंग अप्रोच में क्या होता है कि इसमें हम प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को हम रैंक कर लेते हैं एक प्री डिटरमाइंड हमारे मेजरमेंट के ऊपर। इस तरह हम अगर असेंबल प्रोजेक्ट में देखें तो हम एवेल्यूएट किसी भी कंपनी का क्राइटेरिया होता है कि प्रोजेक्ट को वैल्यूएशन करने का, कि हम प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट करते हैं। कंपनी कहती है मुझे 10% रिटर्न मिलेगा किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो ही मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। अब जिसके ऊपर एक 3-4 प्रोजेक्ट है, कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट ए है, बी है, अब एक के पास एक के ऊपर कंपनी का रिटर्न मिल रहा है 20%, बी पे मिल रहा है 15% और सी पे मिल रहा है 13%। और कंपनी का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि उसके पास उसने 10% उसे रिटर्न मिलेगा तो उसने एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर जो 20% रिटर्न वाला है वो सबसे ऊपर पहली पोजीशन पे होगा, जो बी है वो दूसरे पे, सी है इस तरह इनके पहले टॉप पे हाई रैंक वाला। अगर अब इसमें क्या होगा रैंकिंग अप्रोच के अंदर ये हेल्पफुल होता है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हो, इनके प्रोजेक्ट दोनों का सिमिलर हो, फंक्शन हो या कैश फ्लो सिमिलर हो और फंड्स जो है ना वो लिमिटेड हो, तो उस हर कंडीशन के अंदर ये रैंकिंग अप्रोच जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होता है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरे को हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह ये तो थे बेसिक कंसेप्ट थोड़े से। अगर हम इसके अंदर फर्दर जो हमें 2-3 कंसेप्ट यूज होने हैं कैपिटल बेसिस जो हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हम कौन से कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग के दौरान या अपने जब प्रोजेक्ट को एवल्यूएशन कर रहे होंगे कौन सी कॉस्ट हमारे जो है ना रेलिवेंट होगी या कौन सी कॉस्ट इररेलेवेंट होगी, तो वो हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो होता है ना, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट ए है एक प्रोजेक्ट बी है, अगर हम प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे रिटर्न मिलेगा 15,000, प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा रिटर्न मिलेगा हमें 10,000। अब ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, अजम्पशन की, उसी बेस पे हमने प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट कर लिया, उसमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था। और इन फ्यूचर इस तरह हुआ कुछ सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए इस तरह के, या जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक वो प्रोजेक्ट
पूरा नहीं उतरा और वो प्रोसेस उलट हो गया। जो प्रोजेक्ट बी था उसने 10 की बजाय उसने 17-18% उसने रिटर्न दिया। जो जो प्रोजेक्ट जो ए था जिसके हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 15% रिटर्न देगा वो 10% पे आ गया। तो अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमने तो अपने तरफ से बेस्ट वो सेलेक्ट किया था ऑप्शन, जो जबकि जब वो उलट हो गया तो उस क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कास्ट। अब इसको हम वैल्यू किस तरह कास्ट कर सकते, जितना हमें नुकसान होगा उस पर, तो अपॉर्चुनिटी कास्ट OC इज इक्वल टू FO माइनस CO। अब यहाँ पे OC का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कास्ट, और FC का मतलब क्या है कि रिटर्न ऑन फॉरगॉन ऑप्शन। का जो ऑप्शन हमने इन्वेस्टमेंट स्कीम के टाइम पे हमने ऑप्शन को छोड़ दिया था, जो फॉरगॉन कर दिया था, उस ऑप्शन के ऊपर जो रिटर्न आएगा वो हम उसमें से हम वो रिटर्न लेस कर देंगे। CO का मतलब रिटर्न ऑन चूजन ऑप्शन, जो हमने उस टाइम ऑप्शन सिलेक्ट किया था इन्वेस्टमेंट के लिए, जो उन दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमारी अपॉर्चुनिटी कास्ट बन जाएगी। इस तरह हम देखेंगे सम कास्ट। सम कास्ट क्या होती है कि ये पास्ट कास्ट होती है जो ऑलरेडी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुकी हो, इनकर्ड हो चुकी हो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने एक पहले प्लांट लगाया सीमेंट का, वो किसी तरह से फ्लॉप हो गया, ना चल सका। अब कंपनी जो है ना 2 साल बाद 4 साल बाद उसी जगह पे या उससे और साथ उसके जो दूसरा प्लांट लगाना चाह रही है शुगर का, तो अब जो पास्ट में कास्ट इनकर्ड हो गई, हमारा लॉस हो गया, वो हमारी इस इन्वेस्टमेंट से डिसीजन से रिलेटेड कोई रेलिवेंट नहीं है। उसको हम वो पास्ट वो हमारा वो हो गया, वो हमारे प्रॉफिट स्टेटमेंट होगी उसके अंदर वो हम उसे वो करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा कोई उसमें रेलिवेंट नहीं होगा। तो जो क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी हुई है, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट हमारे इस उसमें नहीं आएगा। अब रेलिवेंट के कॉस्ट क्या होती है कि कौन सी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट उस जो हमें एवेल्यूएट कर रहे होंगे उससे रेलिवेंट होगी। तो उसमें क्या होता है, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो मैनेजमेंट के डिसीजन को इम्पैक्ट करे तो वो रेलिवेंट कॉस्ट कहलाती है। तो अब रेलिवेंट कॉस्ट के कोई जब भी कंपनी का डिसीजन लेती है तो उससे क्या होता है कि फर्म के कैश फ्लोज पे इम्पैक्ट आता है, या चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, तो एक डिसीजन के लेने की वजह से तो वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट हम लेते हैं या अवॉइडेबल रेलिवेंट कॉस्ट को अवॉइडेबल कॉस्ट भी हम कहते हैं। अब देखिए हम तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सम कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी रेलिवेंट है क्योंकि हमने उस टाइम सिलेक्शन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट पे जब सिलेक्शन कर रहे थे तो हमारे पास जो दोनों ऑप्शन थे, लेकिन हमने उस टाइम मिस्टेक हुई कि हमने एक हमारी एक्सपेक्टेशन रॉन्गली हो गई, तो वो जो कॉस्ट हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होगी डिसीजन मेकिंग से लिहाज से, जबकि जो सम कॉस्ट होगी वो हमारी रेलिवेंट नहीं होगी यहाँ पे कैपिटल बजट एग्रीज के अंदर। इस तरह हम देखें कि रेलिवेंट कैश फ्लोज कौन कौन से होंगे कैपिटल बजट एग्रीज के अंदर। तो रेलिवेंट कैश फ्लोज 3 तरह के होंगे। अब सबसे पहले होगा इनिशियल कैश फ्लो, या जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने टाइम पे जो हमारी कॉस्ट आई, या वो कॉस्ट जब तक वो प्लांट प्रोडक्शन की हालत में नहीं आ जाता, जितना भी एक्सपेंस होगा तो वो इनिशियल कॉस्ट या इनिशियल कैश फ्लो कहलाएगा। जो एट द बिगिनिंग जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उस टाइम पे हमें वो करना पड़ेगा, ये एट द बिगिनिंग जो आ जाएगा। उसके बाद दूसरा रेलिवेंट कैश फ्लो होते हैं कि ऑपरेटिंग, जब हमने प्लांट इंस्टॉल कर दिया, उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, तो अब ऑपरेटिंग के टाइम पे भी कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल परचेज किया, उस पर हमने फिनिश गुड्स वो किया, सेल आउट किया, तो वहाँ से जो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हो रहे होंगे वो हमारा रेलिवेंट कैश फ्लो होगा। और उसके बाद जब एक प्रोडक्ट की लाइफ थी 5 साल थी, 10 साल थी, जब वो लाइफ खत्म हो गई यूजफुल लाइफ, तो अब उस जगह को हमने क्लीन करना है, उस प्लेटफॉर्म को हमने रेडी करना है कि हम नया प्लांट लगा सकें। तो वो टर्मिनल कॉस्ट जो कैश फ्लो होगा वो भी हमारा रेलिवेंट कैश फ्लो होगा।